1935 एडी में एजी ट्रांसले ने किया था। एजी ट्रांसले ने किया, ठीक है। लेकिन जी एजी ट्रांसले के अनुसार मैंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना वर्ष 1935 में एजी ट्रांसले वो लिखा हुआ, एजी ट्रांसले ने किया था। एजी ट्रांसले के अनुसार एजी ट्रांसले के अनुसार इकोसिस्टम की रचना इकोसिस्टम की रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। पृथ्वी इकोसिस्टम has two components, that is biotic and aquatic। क्या लिखा? मैंने उसमें लिखवाया है कि एजी ट्रांसले के अनुसार इकोसिस्टम की रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है, ठीक है। लिख लीजिए इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र आगे पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का सिस्टम है। तंत्र है ना। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। सुलभता एक्सेसिबिलिटी का डिपेंड करती है। ये समझा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। ये सवाल यही पूछा था, बार-बार कमीशन पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र खुला है कि वन साइडेड है कि क्लोज्ड है, बार-बार पूछता है। तो लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। ठीक है। बहिर्गमन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश यानी इनपुट और बहिर्गमन का आउटपुट होता है। इसमें क्या करेंगे? जैसे आप देखो, मेरी बात
इकोलॉजी का क्या क्या इकोलॉजी क्या चीज का अध्ययन होता है? जैव और अजैव के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है वही तो इकोलॉजी पढ़ा जाता है। इकोसिस्टम क्या है? सर इसमें आपस में जो निर्भरता है कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। तो निर्भर तो इकोलॉजी में भी हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? एक सर ये व्यवस्थित एक मतलब एक जाल है इसमें जो मेरे ख्याल से ढांचा है। देखो मेरी बात क्या बायोटिक चीज इसमें है? जी और बायोटिक दोनों यहाँ है? है। क्या किसी रेगिस्तान में अजैव अजैव दोनों है? इसमें है क्या है एबायोटिक बायोटिक है? है क्या इस जगह में एबायोटिक और बायोटिक है? बोलिए। एक बूंद पानी है, क्या इसमें एबायोटिक और बायोटिक है? क्या इसमें एबायोटिक अजैव अजैव है? क्या इसमें जैव अजैव दोनों है? किसी रेगिस्तान के अंदर क्या जीव और अजीव दोनों मौजूद हैं? सोचो दिमाग को नहीं, इसमें किताब ना रटो, अभी कुछ चीजें तो समझ में आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा। सॉइल है जैसा कि अजैव है। सॉइल जैसा किसी अजैव है। रेगिस्तान के अंदर अजैव और जैव मौजूद है। हाँ वहाँ पे जैसे रेगिस्तान है तो अजैव हो गया और उस पे रहने वाले जो जीव यहाँ पर है मिट्टी ही क्यों ले रहे हो? क्या रेगिस्तान में धूप नहीं निकलती है? क्या रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है? क्या रेगिस्तान में गर्मी नहीं होती है? सब तो अजैव है, है ना? और उसके रेगिस्तान के अंदर जीव भी होगा और उनके बीच रिलेशन भी होगा। यहाँ देखिए है, यहाँ है, बता रहे यहाँ भी कह रहे, यहाँ पे एक बूंद पानी में क्या जो है? हो सकते हैं ना। एक बूंद पानी में क्या जैव अजैव मौजूद है? हाँ होगा कहाँ? अजैव तो है पर अजैव तो पता है अजैव है। एक बूंद पानी में क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, बताओ। अजैव है, बिल्कुल सही है। क्या एक बूंद पानी में बैक्टीरिया है कि नहीं है? और पानी अपने आप में क्या है? अजैव है। अजैव तो देखिए इकोलॉजी का मतलब है, सुनो मेरी बात, इकोलॉजी का मतलब है जो अजैव बीज की पारस्परिक संबंध, यही तो बात हुई। और अभी आपने इकोलॉजी के कई स्तर भी पढ़ लिए। पहला स्तर इंडिविजुअल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, अब इकोसिस्टम इकोलॉजी पे आए ना, यही तो हुआ। इसका मतलब इसमें भी जो अजैव है। अच्छा, डेजर्ट का इकोसिस्टम और एक पॉन्ड का इकोसिस्टम, एक ट्री का इकोसिस्टम, एक स्वाम्प का इकोसिस्टम क्या अलग अलग नहीं दिख रहा है? अलग अलग है। अलग मतलब है हर जगह की, दूर दूर की हर जगह की इकोलॉजी अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग क्षेत्र की इकोलॉजी जो है वही तो इकोसिस्टम बस। इकोलॉजी एनी स्पेसिफिक एरिया, इकोलॉजी ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया इकोसिस्टम। नहीं समझ बात? भाई
यहाँ पे जो पानी है इसमें जीव है तो इसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ के जीव जंतु अलग है कि नहीं है, यहाँ के जीव जंतु अलग है कि नहीं है, यहाँ के जीव जंतु अलग है कि नहीं है, यहाँ के जीव जंतु अलग है कि नहीं है, यहाँ के अलग जंतु जीव जंतु है कि नहीं है, हर जगह के जीव जंतु अलग अलग है कि नहीं है, और दोनों में सब इकोलॉजी तो कॉमन है, तो हर अलग अलग क्षेत्र की इकोलॉजी जो अलग अलग हो रही है कि नहीं हो रही है, जो अलग अलग क्षेत्र की इकोलॉजी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। इस कमरे का इकोसिस्टम अलग है, रोड का इकोसिस्टम अलग है। क्यों? इसलिए कहता है, कहा जाता है छोटे छोटे रीजन का इकोसिस्टम अलग अलग है। पानी के अंदर, तालाब के अंदर जीव तो अलग अलग प्रकार के होंगे ना? क्या वही प्रकार के जीव जंतु कहाँ वहाँ डिजर्ट में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर अलग है। एबायोटिक फैक्टर अलग है ना भाई, वहाँ पर पानी है, वहाँ पानी नहीं है, तो एबायोटिक फैक्टर अलग है। एबायोटिक फैक्टर की वजह से बायोटिक फैक्टर बदल गया कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? जब एबायोटिक फैक्टर की वजह से बायोटिक फैक्टर बदल गया तो हर जगह की इकोलॉजी अलग अलग होगी और हर जगह की अलग अलग इक्वालिटी को ही इकोसिस्टम। पूरे पृथ्वी के उसके ऊपर जो बायोटिक एबायोटिक का जो अध्ययन होता है, रिलेशन, इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं और उनका संबंध जो नॉन लिविंग से इकोलॉजी हो गया। तो हर पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के ऊपर क्या एक तरह की इकोलॉजी है? आप बताइए। नहीं। पोल के ऊपर क्या ऐसे मनुष्य रहेंगे? इस प्रकार की जीव जंतु रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब पोलर इकोसिस्टम अलग है, डिजर्ट की इकोसिस्टम अलग है। अलग अलग क्षेत्र की इकोलॉजी, अलग अलग क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की अलग इकोसिस्टम होता है और हर इकोसिस्टम में रिलेशन दोनों का बायोटिक एबायोटिक होता है। जब पृथ्वी के धरातल पर समान रूप से सभी जीव जंतु का वितरण नहीं है। क्यों वितरण नहीं है? क्योंकि एबायोटिक कंडीशन अलग अलग है। एबायोटिक कंडीशन, जो कंडीशन होता है वो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार की बायोलॉजी को डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदाबहार जंगल है और रेगिस्तान में क्या फर्क है? किसका? ताप। पहले ताप आएगा, ताप से ही तो ये ऑपरेशन हुआ। अगर ताप ना होता तो वर्षा कैसे होती? नहीं होती ना। तो ताप पहले बदला, तो एबायोटिक फैक्टर के बदलने से बायोटिक फैक्टर बदला कि नहीं बदला? बदला ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट की इकोसिस्टम अलग होगा, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, एक खेत का इकोसिस्टम अलग होगा, एक घास के मैदान का इकोसिस्टम अलग होगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की इकोलॉजी। एक पेड़ का इकोसिस्टम अलग होगा। पेड़ पे क्या होगा? एक घास के चिड़िया, इस पेड़ पे शेर तो दौड़ेगा नहीं, ऊंट तो दौड़ेगा नहीं। इस पेड़ के ऊपर एक खास किस्म के कीड़े ही तो आएंगे, वहीं मिल भुनगे आएंगे ना, क्योंकि वो उस भुनगों के लिए, उस छोटे महीन कीड़ों के लिए एक इकोसिस्टम वहाँ पे है बढ़िया जीने के लिए। इसलिए वहाँ ऊंट नहीं चढ़ पाएगा ना, लेकिन हाँ एक घास के मैदान में ऊंट चढ़ सकता है, हाथी चल सकता है। तो अलग अलग क्षेत्र का जो इकोलॉजी है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है? एबायोटिक। पढ़ो समझ गए ना मेरी बात? इसका इकोसिस्टम, हमारे क्लास का इकोसिस्टम अलग है, रोड का इकोसिस्टम अलग है, थोड़ी दूर शहर के बाहर का जाएंगे इकोसिस्टम अलग है, गांव का इकोसिस्टम अलग है। कहते नहीं इकोसिस्टम बढ़िया बनाओ,
तब पढ़ाई होगी। माहौल, और माहौल कौन बनाएगा? एबायोटिक फैक्टर। पहला इकोसिस्टम की वर्क है। देखिए इकोसिस्टम का निर्माण किससे हुआ है? जैविक अजैविक, वो हम इकोलॉजी के स्तर में पढ़ लिए हैं। दूसरा इकोसिस्टम प्रकृति क्रियात्मक इकाई। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? इस प्रकृति में बहुत सारे वर्क हो रहे हैं ना, इस प्रकृति की एक संरचना है ना, यानी हर यहाँ का कार्य अलग हो रहा है, यहाँ का कार्य अलग हो रहा है, यहाँ की संरचना अलग है, यहाँ की संरचना अलग है, यहाँ का कार्य संरचना अलग है। तो अब बताइए इकोसिस्टम इस पूरे प्रकृति की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हुई कि नहीं हुई? अगर पूरा प्रकृति एक संरचना, प्रकृति एक काम कर रहा है, तो सबसे छोटे स्तर पर जो काम हो रहा है इकोसिस्टम में तो हो रहा है। इकाई हुई है, यही पूछा जाता है कि प्रकृति की संरचना और इकाई कैसे हुई? क्योंकि हर इकोसिस्टम का संरचना अलग है, हर इकोसिस्टम का कार्य अलग है, तो प्रकृति की संरचना और इकाई हुई कि नहीं हुई? आओ अब समझ गए ना मेरी बात? जंगल का संरचना अलग होगा, तालाब का संरचना अलग होगा कि नहीं होगा? अब तालाब का कार्य अलग होगा, जंगल का काम अलग होगा, तो संरचना और कार्य दोनों की इकाई हुई नहीं हुई? आगे पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का सिस्टम। ये बोलो, ये बोलिए कैसे डाले, कैसे क्या की प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है? खड़े होकर कीजिएगा, बोलिए। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी क्या बताया? पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का सिस्टम। भाई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स ही तो है। जैसे जंगल, जंगल में क्या है? कटीले पेड़ होंगे, जंगल में झाड़ियां होंगी, जंगल में और जीव जंतु होंगे, तो ये प्राकृतिक संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? आगे पूछो। बोलो काहे पढ़ते प्रोग्राम हो? अब हम कह रहे हैं कि ऐसे अगर मन लोगे तो आगे कोई अधिकारी बन जाएंगे, और कोई आएगा कैसे डांटेगी? मर गया डांटना भी तो पड़ेगा कभी कभार, तो वो बढ़ाते हुए कैसे मतलब बोलो कैसे? आज ही से जवान के धार लाओ बढ़िया बोलो। अच्छा आप बोलो, तो नहीं पढ़ पा और तेज बोलो। देखो मेरी बात, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या बताया? उत्पादकता, उसमें उत्पादकता यानी इसकी, जैसे स्वांप है, क्या होता है? स्वांप दलदल में जो उत्पादकता होगी किसमें डिपेंड होगी? ऊर्जा पर। और ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करेगा। ऊर्जा अगर इसको मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा और उसे बढ़िया बायोमास बनाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझे? पढ़ो यार, एक आदमी लोग पढ़ी। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित है। क्या चीज? पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित है। बहुत सारी ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। एक सूर्य की ऊर्जा है, अब देखिए मेरी बात, एक सूर्य की ऊर्जा हो गई, इसलिए जियोथर्मल की ऊर्जा हो गई। जैसे आपने जब T1, T2, T3, T4 होता है, ये वाला इससे संचालित है, इससे एनिमल का इससे, तो इस तरह से अलग अलग ऊर्जा संचालित होगा कि नहीं होगा? आगे बोलो। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हमेशा यही पूछा जाता है, एक खुला तंत्र है। सन की लाइन इसमें आई, मटेरियल भी आया, इसके अंदर ऊर्जा और पदार्थ आता रहता है और ऊर्जा पदार्थ निकलता रहता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता, सवाल कमीशन का बहुत ही फेवरेट सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? एक खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र है। बंद वाला आगे बस इतना हो गया।
अब लिख लीजिए आगे, लिख लीजिए पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक। पहला लिख लीजिए भौतिक घटक, एक पारितंत्र के घटक को जब लिख लीजिए पहला लिख लीजिए, इस तरह से बनाइए, पहला लिख लीजिए बनाकर भौतिक घटक, इस तरह लिख लीजिए एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब इसमें लाइफ नहीं है, लाइफ को भी तोड़ने के इस तरह से लिख लीजिए और एबायोटिक इसको लिखिए। ए का मतलब क्या होता है? वही जी सर, ए माने जब नहीं का ए का मतलब absent। अगर किसी नाम के पहले ए लिख गए, सेव पे क्लिक हो गया नीचे, सेव पे क्लिक, पेन पे क्लिक, पेन से इसे मिटा दीजिए सर, हाथ से ऐसे। ए का मतलब सबसे है ऑप्शन, जिस नाम के पहले ए लगा दिया और वो जो है ये ऑप्शन है। ए बाइटिंग का मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, नाम ले लीजिए। नाम नहीं। अब इसमें देखिए पहला इसमें लिख लीजिए भौतिक कारक, ए बाइटिंग के लिए पहला भौतिक कारक, इसको फर्दर तोड़ दीजिए। भौतिक कारक फिजिकल में लिखिए, पहला फिजिकल में लिखिए लाइट, टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, आर्द्रता, नमी, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, स्थलाकृति, स्थलाकृति में आगे लिखिए वायु, अब लिख लीजिए इसमें इनऑर्गेनिक और इसमें ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में लिख लीजिए मृदा, जल, वायुमंडलीय गैस, खनिज, चट्टान। ऑर्गेनिक्स को लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस एंड यूरिया। ठीक है, इसमें लिखिए जैविक में लिख लीजिए सर लास्ट में क्या लिखते हैं? ह्यूमस एंड यूरिया। अच्छा यूरिया, यूरिया जैसे मनुष्य को निकालता है, यूरिन के साथ निकलता है वो चीज। बायोटिक्स में क्या क्या आ जाएगा? सभी फौना और ये सब जो भी ह्यूमन्स आ जाएगा। जैसे ये करिए, पहला प्रोड्यूसर लिख लीजिए, प्रोड्यूसर उत्पादक, उत्पादक में क्या है? दूसरा कंज्यूमर लिख लीजिए, कंज्यूमर में जो है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी 2 डिग्री कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर एंड 4 डिग्री कंज्यूमर। देखिए वो चीज में
एंटीबायोटिक में जो खुद अपना खाना बना ले, जो प्लांट आ गए इसमें, प्लांट को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा? थर्ड जो दो को खाएगा, तीसरा जो तीन को खाएगा, जो होगा ना? तो ये सारे मल्टी कंपोनेंट में होगा कि नहीं होगा? अब देखिए मेरी बात, ये चीज हो गई। किसी इकोसिस्टम को, किसी भी इकोसिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? तो ये डिपेंड करेगा, किसी भी इकोसिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? एनर्जी जो होगी, एनर्जी करेगा, टेम्परेचर। किसी भी इकोसिस्टम को ये पूरा एबायोटिक कंपोनेंट पूरा करेगा। अगर एक भी कंपोनेंट में दिक्कत आ गई, किसी भी इकोसिस्टम कोलैप्स होगा कि नहीं होगा? जैसे टेम्परेचर, एक छोटा सा ले लो, टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग को जबरदस्त लेनी होती है, टेम्परेचर 0 हो जाए साल का, क्या प्रोडक्टिविटी खेत बाड़ी हो पाएगा? जब खेत नहीं हो पाएगा तो एनिमल रह पाएगा? एक कंपोनेंट पूरा कंपोनेंट कोलैप्स होगा कि नहीं होगा? दूसरा छोटा सा जल ले, बारिश बंद हो जाए, वेजिटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। और वेजिटेशन के ऊपर तो प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी जितने कंज्यूम उसी पर डिपेंड, कल कोलैप्स होगा कि नहीं होगा? तो ये अलग अलग प्रकार की जो इकोसिस्टम दिख रहे हैं, फॉरेस्ट का, पॉन्ड का, डेजर्ट का, रेगिस्तान का, जमीन का, खेत का, इन सब जो अलग अलग इकोसिस्टम है उनको रेगुलेट केवल टोटल ये फैक्टर करेंगे। कोई भी फैक्टर अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो मामला पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मृदा ले लीजिए, मृदा भी तो एक एबायोटिक फैक्टर है। मृदा बंजर हो जाए, और बंजर अगर हो जाए तो क्या कोई वेजिटेशन होगा? और वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर जी पाएगा? जब प्राइमरी कोलैप्स हो जाएगा तो सेकेंडरी, थर्ड भी वो सब। और जब वेजिटेशन नहीं होगा तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, ऑक्सीजन नहीं पैदा होगा। ऑक्सीजन क्या वैल्यू है पता लगा कि नहीं लगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, और जो ऑक्सीजन नहीं होगा तो CO2 का क्या होगा? CO2 क्या होगा? क्यों बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना, CO2 का बनना, CO2 का निकलना, ऑक्सीजन का बनना, क्या इसमें रिलेशन है? मेरी बात एक दूसरे पर निर्भर रहेगा। अब देखिए ये चीज है, प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला देखो क्या होता है? आपने कहा ये प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला, अगर जमीन बंजर हो गई, अब बंजर हो गई तो क्रॉप्स नहीं होगा। अब क्रॉप्स नहीं होगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं। और जब नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं। और जब ये नहीं होगा तो ये क्या होगा? इसका खपत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यूज होती है, इस्तेमाल होती है ना। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो ही नहीं रही है तो CO2 कहाँ इस्तेमाल होगा? CO2 जब बढ़ जाएगा तो इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ जल्दी,
मतलब खपत हो रहा है। खपत होगा तो पहली बात तो खपत हो जाएगी और दूसरी बात ऑक्सीजन निकलेगी। दो बात हो रही है ना। तो एक क्रिया का कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट आप ले लेंगे, अगर एक भी कंपोनेंट में इरोजन हुआ, इरोजन का मतलब उसमें दिक्कत आई, पूरा इकोसिस्टम बहुत सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। वो सब कहीं होता कि बाढ़ आ गया, कहीं हो गया मृदा खराब हो गई। एक मृदा के खराब होने से पूरी सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उस मृदा ने ही क्या पैदा करेगा, जमा करेगा। पौधे जो होगा वो ऑक्सीजन निकालेंगे, CO2 का खपत करेगा, ग्रेन को पैदा करेगा। ग्रेन जो पैदा होगा तो वो जीवों के जीने का आधार बनेगा। सारी चीजें छोटी सी मसले एक लिंक टूट जाएगी, एक चैन जैसे होती है, एक लिंक टूट गई, सारी ट्यूब खराब हो गई। ये चीज मेरी आवाज समझे? अब आगे लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? हर एक एक कारक कैसे इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है और उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे ये कारक क्या क्या करेगा। वही अंदर आइए सीखे घुस करके कहा जो अंदर से निकाल करके ऐसे पूछेगा। उसको ये नहीं कि ऊपर इकोसिस्टम क्या है ये नहीं पूछेगा। ये अगर ये फैक्टर को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, इस फैक्टर को उठा दिया तब क्या होगा, उसको लिंक देगा। तब वो जो कॉन्सेप्ट को जो लेके चलोगे तब तेरा सवाल आइए से अब कैसे निकलेगा आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल। ठीक है, आप लिख लीजिए कितना बन गया? अभी 15 मिनट 15 मिनट में पढ़ लो। लिख लीजिए लिख लीजिए या लिख लीजिए पार्थिव तंत्र हमको क्या देता है? पार्थिव तंत्र क्या देता है? परिस्थिति तंत्र हमें क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? लिख लीजिए ये हमें भोजन देता है। देगा कि नहीं दे रहा है? ईंधन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? फाइबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। आगे लिख लीजिए ये आश्रय देता है, पनाह देता है और निर्माण सामग्री देता है। ठीक है, एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन होगा, एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, सामग्री देगा, हवा को प्यूरिफाई करेगा, बढ़िया सफाई करेगा, प्यूरिफाई करेगा। इकोसिस्टम को कौन से फैक्टर करेंगे तो हम फ्लो करेंगे। छोटा सा 2 टॉपिक उसको पढ़ेंगे, लेकिन इकोसिस्टम नहीं पढ़ेंगे। इकोटोन इकोटोन एन है। इकोटोन क्या है? कौन बताएगा? जो बताएगा वो इनाम का पात्र भी होगा। राजकुमार देखिए आपको राजकुमार कह रहे हैं सब। 2-3 साल से पढ़े नहीं। व्हाट इज इकोटोन? इकोसिस्टम के पहले कुछ बातें हम कर लें जो बेसिक चीजें हैं, उसके क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद इकोसिस्टम को कौन कौन से फैक्टर
रेगुलेट करेंगे, उसको कलर करेंगे, सवाल वहां से कंसेप्चुअलाइज में आएंगे। बट इकोटोन्स क्या है कौन बताएगा? जैसे देखो एक फॉरेस्ट जंगल है, फॉरेस्ट के बाद एक घास का मैदान है, घास का मैदान, और एक फॉरेस्ट के बगल में ही इस तरह का नदी। तो फॉरेस्ट नेचुरल जो फॉरेस्ट है, पेड़ होंगे बड़े बड़े, अचानक तो ऐसे तो होगा नहीं, एकदम कट गया पूरा पेड़ एकदम से यहीं से बिल्कुल पेड़ है, आगे थोड़ा थोड़ा दूर कुछ पेड़ होंगे, फिर कुछ पेड़ होंगे, फिर एकदम ही खत्म होंगे, एकदम ही जो खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये घास का मैदान है, ये घास ग्रॉस इकोसिस्टम है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ये पॉड इकोसिस्टम है ना। जो घास का मैदान है ये इकोसिस्टम, और ये इसका है फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच का वो स्थान है जहां कुछ जंगल पेड़ भी हैं, जहां कुछ घास भी है, यानी ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र। जैसे ये फॉरेस्ट है और ये ग्रास है, ग्रास इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन संक्रमण जोन, दो इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। नहीं समझूंगा? देखो ये यहां तक फॉरेस्ट है, यहां तक है, ये देखो ये सब यहां तक है, यहां तक घास का है, यानी घास भी यहां होंगे और यहां पर पेड़ भी होंगे। इस जोन में घास भी होगा और ट्री भी होगी, दोनों पर। जब ऐसा क्षेत्र जिसमें दो इकोसिस्टम के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसको इकोटोन कहते हैं। सवाल पूछा जाता है, देखो कैसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। भाई ये फॉरेस्ट है और ये ग्रासलैंड, एक फॉरेस्ट है एक ग्रासलैंड। आप बताइए इसमें बायोडायवर्सिटी होगी कि नहीं? यानी जैव विविधता होगी जंगल में कि नहीं होगी? और इसमें भी होगी और इसमें होगी कि नहीं होगी? बायोडायवर्सिटी होगी कि नहीं होगी? बताइए। एग्जाम पे पूछा जाता है बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट में ज्यादा होगी कि ग्रासलैंड की होगी कि ट्रांजिशन जोन की कोटों में ज्यादा होगी? ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन आप उनका साथ नहीं छोड़ देंगे, कहाँ पे बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होगी? ट्रांजिशन जोन में बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों के इसके भी स्पीशीज इसके भी स्पीशीज पाए जाएंगे। दैट इज व्हाई ट्रांजिशन जोन में स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझे? तो लिखो पहली बात कितना हो गया? एक्चुअली जब ट्रांजिशन फेज आ जाता है कि खत्म और शुरू अभी नहीं थोड़ा बाकी है, चलो थोड़ा लिख लो। इतना कॉन्सेप्ट समझ गया? काफी हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करें।